नमस्कार, मैं प्रभात हाजिर हूँ एक ऐसे किरदार, शख्सियत या महिला की कहानी के साथ जिसने चंबल के वेहड़ से लेकर संसद तक की यात्रा तय की। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी महिला के बारे में जिसने ये संदेश दिया समाज को कि नारी अब अबला नहीं बल्कि सबला बन चुकी है। एक ऐसी महिला के बारे में जिसने एक पंक्ति में खड़े कर कर 22 ठाकुरों को सरेआम उनका खून कर दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फूलन देवी की। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको फूलन देवी के बचपन के बारे में, उन दिनों के बारे में जब फूलन को चंबल के गैंग के द्वारा अपहरण किया गया और उन्हें डकैत बनना पड़ा, उन दिनों के बारे में जब फूलन ने राजनीति में प्रवेश किया और उनके अंतिम समय के बारे में। तो इस वीडियो में आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। अब चलते हैं फूलन देवी के जीवन की तरफ। फूलन देवी का जन्म अगस्त 1963 में उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन के गोरा के पूर्वा के एक मल्लाह परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवदीन और माता का नाम मूला देवी था। फूलन देवी के 4 भाई बहन थे जिनमें सबसे छोटी फूलन देवी थी। फूलन देवी बचपन से ही निडर, बेबाक और उस वक्त की ट्रेडिशनल गालियों को देने में माहिर थी। फूलन देवी कभी भी जुल्म को बर्दाश्त नहीं करती थी। क्योंकि उस वक्त उनके गांव में ठाकुर समाज का दबदबा था। ठाकुरों के लड़के अक्सर निम्न जाति की लड़कियों को अपना निशाना बनाते थे, लेकिन फूलन देवी ने कभी भी ये बर्दाश्त नहीं किया और हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया। बताया जाता है कि महज जब फूलन देवी 10 साल की थीं तब उनके चाचा के लड़के माईदीन ने उनकी खेती पर कब्जा कर लिया, तो फूलन देवी ने बड़ी बहन के साथ मिलकर इसका विरोध किया। उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट करवाई, लेकिन जब पुलिस ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया तो फूलन देवी 10 साल की उम्र में पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ गई थी। फूलन देवी के इस बेबाक अंदाज के कारण और उनकी निडरता के कारण उनके डेली उनके घर पर उनकी शिकायत आती थी और एक दिन ऐसा आया कि उनकी शिकायतों का संख्या इस कदर बढ़ा कि उनके पिता परेशान और चिंतित हो उतरे। महज 12 साल की उम्र में उनके पिता ने उनकी शादी उनसे उम्र से 3 गुना ज़्यादा पुत्तीलाल नामक व्यक्ति के साथ कर दी। क्योंकि उस वक्त गौना का प्रचलन था। गौना में ये होता है कि युवती या किसी लड़की की शादी छोटे उम्र में कर दी जाती है, लेकिन उसके मैच्योर होने पर उसकी विदा की जाती है। लेकिन पुत्तीलाल के परिवार के विशेष अनुरोध पर गौना भी तुरंत कर दिया गया। जब फूलन देवी ससुराल पहुंची तो वहाँ ससुराल का प्यार दुलार मिलने के स्थान पर उसे शारीरिक और मानसिक शोषण मिला। साथ ही उसके पति के द्वारा बलात्कार किया गया। मैं बलात्कार शब्द को यहाँ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हमारे आईपीसी में जब पति द्वारा पत्नी की इच्छा के बगैर उससे शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं तो ये बलात्कार की श्रेणी में आता है। और फलंतः ये हुआ कि पति पुत्तीलाल द्वारा फूलन देवी की कोई देखभाल नहीं की गई और वो बीमार रहने लगी। जब वो ज़्यादा बीमार हो गई तो पुत्तीलाल फूलन देवी को उनके मायके में छोड़ गया और उसने दूसरी शादी कर ली। फूलन देवी कुछ दिनों अपने मायके में रही, लेकिन वही बेबाक अंदाज के कारण उनकी दिन पर दिन शिकायतों का संख्या बढ़ता रहता। इस बार पिताजी ने सोचा कि इसकी कंप्लेंट्स मैं पुलिस थाने में किसी न किसी आरोप में करा देता हूँ। सो पिताजी उनके पहुंचे पुलिस थाने और अंगूठी चोरी के आरोप में उनकी कंप्लेंट करवा दी। पिता ने पुत्री के खिलाफ ये कंप्लेंट करवाई थी। पुलिस ने फूलन देवी को गिरफ्तार किया और 3 दिन तक कानूनी हिरासत में रखा। बताया जाता है कि यहाँ पुलिस कर्मियों ने भी उनके साथ जबरदस्ती की थी। चौथे दिन ठाकुर परिवार के एक युवक के द्वारा उनकी 25,000 रुपये में जमानत ले ली गई। उसके बाद कुछ दिनों बीते। एक दिन जब फूलन देवी का परिवार शाम को भोजन करा था, उसी वक्त चंबल की घाटी में जो डकैतों का गैंग था जिसका सरदार था बाबू गुजर और विक्रम मल्ला, उन्होंने अपने गैंग के साथ फूलन के घर पर हमला कर दिया और फूलन को अपहरण की घोषणा की। पहले तो फूलन के पिताजी ने बोला कि फूलन घर पर ही नहीं है, लेकिन जब उन्होंने उसके भाई को देखा तो उसको पकड़ लिया और बोले या तो इसकी जान दो या फूलन को दो। फूलन ने इस वक्त भी अपने भाई की जान की परवाह करते हुए अपने आप को उनके हवाले कर दिया। जब फूलन देवी को चंबल के वेहड़ ले जाया गया तो वहाँ जो बाबू गुजर था उसकी हमेशा फूलन देवी पर एक गंदी नज़र रहती थी। वो फूलन के साथ जबरदस्ती करता था, लेकिन जो विक्रम मल्लाह था उसका फूलन देवी के साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर था। वो हमेशा ही फूलन के सपोर्ट करता था
या तो हम यहाँ इस सपोर्ट का दो कारण हो सकते हैं, या तो वो और फूलन देवी दोनों मल्ला जाति से आते इसलिए करता था, या उसको फूलन देवी के बेबाक अंदाज के बारे में पता था। एक दिन जब बाबू गुजर फूलन देवी के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था तो फूलन देवी के चिल्लाने पर विक्रम मल्ला को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी और उस गैंग का सरगना बन गया। उसके बाद जब वो सरगना बन गया तो उसने फूलन देवी को सब सम्मान मंदिर ले गया और मंदिर में उसको पुलिस की वर्दी पहनाई और उसको देवी की उपाधि दे दी। उसी दिन से उसको फूलन देवी कहा जाता था। अन्यथा आज उस दिन से पहले तक फूलन देवी का नाम सिर्फ फूलन था। और जो फूलन देवी के हम यहाँ पे कपड़ा बंधा हुआ दिखते हैं, वो कपड़ा विक्रम मल्ला ने ही सबसे पहले मंदिर में बांधा था। इसके बाद विक्रम मल्ला ने फूलन देवी को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी, कैसे जंगल में रहा जाता है वो ट्रेनिंग दी, कैसे पुलिस के आने पर भागते हैं, कहाँ खाइयों में छुपते हैं, वो सारा ट्रेनिंग दिया। इसके बाद फूलन देवी भी एक कट्टर सिपाही बन गई उनके गैंग की। गांव को लूटना और उसका अपना गैंग का पालन पोषण करना। लेकिन एक चीज़ थी फूलन देवी के अंदर कि वो हमेशा अमीर लोगों को ही अपना निशाना बनाती थी, गरीबों को हमेशा सपोर्ट करती थी। जो लूट का पैसा बचता था उनको गरीबों में बांट दिया जाता था। अब इस कहानी में थोड़ा सा मोड़ आता है। इस कहानी में अब नए कैरेक्टर घुसते हैं, श्री राम और लाला राम। लाला राम और श्री राम इसी गैंग के सदस्य थे जो किसी केस में जेल में चल रहे थे, बंद थे। जब उनको यह पता चला कि विक्रम मल्ला ने बाबू गुजर का फूलन देवी के कारण हत्या कर दी है तो उनको ये बर्दाश्त नहीं था। उनको लगा कि फूलन देवी ही वो कारण है जिसकी वजह से विक्रम मल्ला ने बाबू गुजर की हत्या की है। जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने एक जाल बिछाकर विक्रम मल्ला की हत्या कर दी। हत्या के बाद फूलन देवी को लाला राम और श्री राम अपने गांव ले गए। अब तक फूलन देवी को कोई नहीं जानता था, लेकिन अब जो कांड हुआ उसके बाद फूलन देवी को पूरा देश जानने लगा। फूलन देवी को वो लाला राम और श्री राम अपने गांव बेमई ले गए और 3 सप्ताह तक फूलन देवी को एक कमरे में बंद रखा। इस कमरे में लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने फूलन देवी के साथ बलात्कार किया और फूलन देवी को नग्न अवस्था में पूरे गांव में घुमाया गया। लेकिन फूलन देवी अपने गैंग के साथी मान सिंह मल्ला के साथ यहां से भागने में सफल रही और यहां से भागने के बाद फूलन देवी ने एक नया गठन किया अपने गैंग का। इस गैंग में अब अधिकांश मल्लाह थे और इस गैंग का एक उद्देश्य था कि मल्ला समाज का विकास करेंगे, मल्ला समाज का सहयोग करेंगे। जो भी पैसा आएगा लूट से या जो भी गैंग की आमदनी होगी उससे मल्ला समाज को हम हमेशा सपोर्ट करेंगे, गरीबों को सपोर्ट करेंगे। यहां से फूलन देवी गरीबों की रॉबिन हुड बन गई। जो मैं उसको वहां बेमई गांव में बंधक बनाया गया उसके करेक्ट 7 महीने बाद 14 फरवरी 1981 को फूलन देवी ने बेमई गांव में हमला किया। जब वहां एक शादी समारोह चल रहा था, उस शादी समारोह में फूलन देवी को लगा कि यहाँ लाला राम और श्री राम आए होंगे और जो वो सारे लोग आए होंगे जो उन्होंने उनके साथ बलात्कार किया था। फूलन देवी जब अपने गैंग के साथ पुलिस की वर्दी में यहाँ पहुंची, पुलिस की वर्दी में इसलिए पहुंची थी कि किसी को कोई शक ना हो। पहुंची तो वहाँ लोगों को, पूरे गांव को घेर लिया उन्होंने और देखा कि लोगों को आदेश दिया, अपने जो उनका गैंग था उसको आदेश दिया कि आप चेक कीजिए कि यहाँ पर लाला राम श्री राम हैं तो उनको गोली से उड़ा दो। लेकिन दुर्भाग्य था फूलन देवी का उस दिन, या ये कहें कि लाला राम और श्री राम को ये भनक लग गई थी कि आज यहाँ फूलन देवी आ सकती है और कुछ अनहोनी हो सकती है, तो वो पहले उस कार्यक्रम में आए ही नहीं थे और सिर्फ 2 लोग उनको मिले जो बलात्कार में शामिल थे। तो फूलन देवी ने अंत में ये अपने गैंग को आदेश दिया कि जितने भी इस शादी समारोह में मर्द आए उन सबको निकाल कर एक लाइन में खड़ा करके शूट कर दिया जाए। तो उस वक्त सारे ढूंढने से 22 मर्द मिले और उनको घुटनों पर टिक कर उनका मर्डर कर दिया। अगले ही दिन ये खबर पूरे देश में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। पूरे देश में आक्रोश था, कातिलों को पकड़ने की मांग होने लगी। पुलिस के बहुत सारे दल गठित किए गए। उत्तर प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस दोनों ने एक अभियान चलाया कि फूलन देवी को पकड़ा जाए, उसके गैंग को पकड़ा जाए। इस बीच बहुत सारे लोग पकड़े भी गए, बहुत सारे लोग फूलन देवी के गैंग के मारे गए। लेकिन 2 साल बीतने तक पुलिस फूलन देवी को नहीं पकड़ पाई। फूलन देवी पुलिस की पहुंच से दूर रही। 2 साल बीते तो यहाँ एक दिलचस्प कहानी यह है कि उस टाइम
के जो एसपी थे भिंड के, राजेंद्र चतुर्वेदी, उन्होंने बिचौलिए के माध्यम से फूलन देवी को आत्मसमर्पण का प्रस्ताव दिया था। यहां मैं आपको एक चीज बताना भूल गया अभी कि जब वो बेमई कांड हुआ था 1981 में, उस टाइम पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे पीपी सिंह। उनको इस कांड के कारण अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। पूरे देश में आक्रोश था। तो अब वो 2 साल जब बीत गए, पुलिस पकड़ नहीं पाई, तो दिल्ली में बैठी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक प्रपोजल भेजा। तो इस पर उनको लगा फूलन देवी को कि आत्मसमर्पण करना चाहिए, क्योंकि इसके कई सारे कारण थे। एक कारण में ये भी था कि फूलन देवी बीमार रहने लगी थी, उनके गैंग के अधिकांश लोग मर चुके थे, उनके पास गोली बारूद की अब कमी थी। ये कारण था उसमें एक। फूलन देवी ने 6 मांग रखी अपनी। उन मांगों में से पहली मांग थी कि वो उत्तर प्रदेश में सरेंडर नहीं करेंगी, क्योंकि उनको उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं है। दूसरी मांग थी कि वो मध्य प्रदेश की सीमा में करेंगी आत्मसमर्पण, और मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की मौजूदगी में करेंगी। एक अगली शर्त यह थी कि वो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगी, गांधी जी की मूर्ति और दुर्गा मां की तस्वीर के सामने वो समर्पण करेंगी। अगली मांग यह थी कि उनके गैंग के किसी भी आदमी को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, और उनकी जो जेल की सजा होगी वो भी 8 साल से ज्यादा नहीं होगी। 8 साल बाद हर गैंग के हर आदमी को सरकार प्लॉट देगी या जमीन देगी, जिस पर वो अपना जीवन यापन कर सके। अगली शर्त ये थी कि जब वो आत्मसमर्पण करेंगी तो उनके परिवार का जो बचा हुए जो लोग हैं वो हर आदमी वहाँ मौजूद होगा, जिनके मौजूदगी में वो आत्मसमर्पण करेंगे। सरकार ने ये उनकी मांगें मान ली, और उसके बाद फरवरी 1983 में फूलन देवी ने भिंड के एक तय जगह पर आत्मसमर्पण किया। यहाँ पर अर्जुन सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री मौजूद थे, 300 पुलिसकर्मी मौजूद थे, और बताया जाता है कि 10 से 15 हजार लोग सिर्फ ये देखने आए थे कि फूलन देवी आत्मसमर्पण करिए। फूलन देवी ने बतौर शर्त जैसे उन्होंने रखी थी, उस शर्त के अनुसार गांधी जी और दुर्गा माँ की मूर्ति के समक्ष अपने हथियार डाल दिए, और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और फूलन देवी पर कुल 48 मामले दर्ज हुए। इस आत्मसमर्पण के बाद कानूनी हिरासत में लिए जाने के बाद 11 साल तक इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई। 11 साल तक ये मामला दबा दिया गया। इस दौरान फूलन देवी के 2 ऑपरेशन भी हुए, जिसमें बताया जाता है कि उनके यूट्रस को निकाल दिया गया था। डॉक्टरों का कहना था कि हम ये चाहते हैं कि कहीं दूसरी फूलन देवी पैदा ना हो जाए। 1993 में तत्कालीन एक नेता थे विशंबर प्रसाद निषाद, उनके प्रस्ताव पर उनको पैरोल पर रिहा कर दिया गया। 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी पर लगे सारे आरोप, बेमई कांड का आरोप हो या जो भी 48 केस थे और उनके अलावा जितने भी आरोप थे, सारे मुकदमे वापस ले लिए। इसके बाद उन्होंने 1995 में उम्बेश सिंह नामक एक युवक से शादी कर ली और बौद्ध धर्म अपना लिया। सन 1996 में समाजवादी पार्टी के बैनर तले उन्होंने मिर्जापुर लोकसभा इलेक्शन लड़ा और वहां से जीतकर सांसद बन गए। यह उनकी सांसदी 1998 तक बरकरार रही। 1998 में उन्होंने पुनः इलेक्शन लड़ा, लेकिन इस बार वो हार गए। 1999 में फिर एक बार उन्होंने अपना भाग्य आजमाया और समाजवादी पार्टी के बैनर तले मिर्जापुर से पुनः लोकसभा इलेक्शन लड़ा। अब की बार वो वहां से जीतकर सांसद बनी और 25 जुलाई 2001 को सांसद रहते हुए एक गोली लगने से उनकी हत्या हो गई। यह वही गोली जिसके सहारे वो यहां तक आई थी। इसके उनकी हत्या के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था, यहां तक कि पुलिस भी कुछ बताने से इनकार कर रही थी। लेकिन कुछ समय बाद ही शेर सिंह राणा नाम का एक युवक सामने आया और उसने फूलन देवी की हत्या की जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा कि उसने फूलन देवी की हत्या बहमई कांड में जो 22 लोगों की हत्या हुई थी उसका बदला लेने के लिए की है। शेर सिंह राणा की कहानी भी बहुत दिलचस्प है, ये सुनाएंगे हम किसी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।